हाय गाइस। तो हम सभी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि लास्ट कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, जहाँ पर जो हमारा प्लान था कि हम 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उस कैपेसिटी में से ऑलरेडी हमने 2025 में ही 50% कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, और ये काफ़ी बड़ा बेंचमार्क है। बट डू यू नो कि इंडिया के इस क्लीन एनर्जी से रिलेटेड गोल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से जनरेट होने वाली पावर में से ऑलमोस्ट 25 to 30% पावर वेस्ट हो रही है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में से जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सोलर और विंड एनर्जी का है, और इनके केस में जो पीक पावर प्रोडक्शन होता है वो दिन के 10:30 AM से लेकर 2:30 PM के बीच में होता है। अब बिकॉज ये जो सारे पावर प्लांट्स होते हैं ये जनरली सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड होते हैं, तो इनका जो पीक पावर ड्यूरेशन का टाइम होता है उस ड्यूरेशन में सिटीज़ वगैरह में इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पीक पे नहीं हो पाता, और जनरली ऐसी जगहों पे जो ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट के टाइम पे होती है, जिस ड्यूरेशन में इन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन बचता है कि इस एक्स्ट्रा पावर को हम पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू दूसरी जगहों पर ट्रांसफर करें, तो उधर प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो अभी भी अपनी बिल्डिंग फेज में ही है, और उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाता है, जो कि केवल एक ही चीज़ से फिक्स हो सकता है, जिसका नाम है BESS, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की तरह बिहेव करेंगे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के नियर लगाया जाएगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जो कि अनयूटिलाइज्ड है वो टेम्पररी बेसिस पे इन प्लांट में स्टोर हो पाए। और जब बाद में इन इलेक्ट्रिसिटी की राइट नाइट में रिक्वायरमेंट होगी, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, या फिर ऐसे टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी जब हमें पावर बैकअप की जरूरत है, तो ऐसे में डीजल जनरेटर्स की जगह इन पावर प्लांट से स्टोर हुई एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं ना। इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज कि एक्चुअली में इंडिया के लिए ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी डेवलप होना कितना ज्यादा जरूरी है, और हमारी गवर्नमेंट इस पर कितना ज्यादा फोकस कर रही है, अगर आप करंट में नंबर्स देखोगे तो राइट नाउ इंडिया में टोटल बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट। और करंट में हमारी गवर्नमेंट का जो प्लान है वो है कि 2026 से 2027 के बीच इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के 34 गीगावाट तक हम करना चाहते हैं, और फिर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इसको हम बढ़ा के 236 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। यानी इस पूरे ही सेक्टर में हमें 47% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड दीज नंबर क्लियरली शोज कि इस सेक्टर में आने वाले 5 सालों में हमें इवन इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर से भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सो इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ, आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर समझेंगे, और इसके वैल्यू चेन में डिफरेंट स्टेप में वर्क करने वाली कंपनीज किस तरीके से और कितना बेनिफिट इससे उनको होगा ये समझेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि इस सेक्टर को पुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज ला रही है, उन पॉलिसीज से किन सेगमेंट की कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा और किन को कम होगा। और थर्डली इन सेक्टर की वैल्यू चेन के डिफरेंट स्टेप में वर्क करने वाली जो डिफरेंट कंपनीज है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, जहां पर हम इस पूरे ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू चेन को डिटेल में समझते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के नियर ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है ये इंस्टॉल्ड होता है। इसमें जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है बैटरीज का। ऑब्वियसली इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर होती है, और ये जो बैटरीज होती है ये मैक्सिमम केसेस में लिथियम आयन बैटरीज ही रहेंगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इनमें स्टोर होती है। ये जो बैटरीज होती हैं ये एक साथ कई सारी बैटरीज मिलकर एक बैटरी मॉड्यूल्स की फॉर्म में इंस्टॉल्ड होती हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कंटेनर्स में इंस्टॉल होती हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये जो कंटेनर है ये बैटरीज को प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, प्लस इनमें जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग वगैरह सिस्टम है जिससे बैटरी प्रॉपर्ली वर्क करती रहे, वो एनवायरनमेंट इन बैटरीज को प्रोवाइड करता है। और ये जो पूरा ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो सिस्टम है ये इसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये कनेक्टेड होता है एक पावर कन्वर्जन सिस्टम में। अब इस पावर कन्वर्जन सिस्टम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कंटेनर होता है जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग वगैरह के सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, जिससे इसमें जो यूज होने वाले प्रॉपर स्विच गियर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके। जिसमें सबसे पहले हमारी कंट्रोल यूनिट आ जाती है, जो कि अगेन हमारी पूरे ही जो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन वगैरह है वो देखती हैं, और उसमें स्पेशलाइज काइंड ऑफ स्विच गियर्स यूज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक स्पेसिफाइड वे में कंट्रोल करते हैं। इसमें इन्वर्टर होता है जो कि AC टू DC इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है,
प्लस इसमें और भी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ग्रिड लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, यानी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम से। फर्दर यही जो पावर कन्वर्जन सिस्टम है ये कनेक्टेड रहता है हमारे ग्रिड से, जिसमें ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बाद में ट्रांसफर होती है, और ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, लाइंस और स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वायर्स इंस्टॉल होते हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ना अभी तक हम देखेंगे कि इन पूरे ही डिफरेंट सेगमेंट्स को बनाने में कौन सी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की कंपनीज वर्क करती हैं और उनकी मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होती है, और आने वाले पार्ट में हम ये भी समझेंगे कि इन डिफरेंट सेगमेंट्स की कंपनीज को कैसे हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज के अंडर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगेन हमारा बैटरी आ जाता है, जिसमें सबसे पहले बैटरी के केस में जो भी कंपनी लिथियम आयन बैटरीज को बनाएगी उनके केस में हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्लस इन बैटरीज को रिसाइकिल करने का भी जो कंपनी काम कर रही है उनके केस में भी प्रॉफिटेबिलिटी और जो मार्जिन होंगे वो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी कंपनीज को काफ़ी डिफरेंट वेज में सपोर्ट कर रही है। सेकेंडली ये जो कंपनीज है ये जो कि मॉड्यूल्स बनाएंगी और पूरा ही ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करेंगी आपस में, यानी एक एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, उन कंपनीज को इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंडली ये जो पावर कन्वर्जन सिस्टम्स आप देख रहे हो इसमें आपको कोई भी एरे गैरे स्विच गेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इस पावर ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ स्विच गेयर्स बने होंगे जो कि इनमें इंस्टॉल्ड होंगे। तो जो कंपनी इस नीश सेगमेंट के लिए अलग से स्विच गेयर्स बनाएगी उन कंपनीज को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज हर किसी कंपनीज के स्विच सिस्टम में वो इनमें यूज़ नहीं हो पाएंगे। थर्डली बात रही वायर्स की, तो वायर्स के केस में बिकॉज इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पावर का वोल्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, यानी हाई कैपेसिटी वाली केबल्स वगैरह यूज़ होंगी, बिकॉज यही केबल्स डायरेक्टली हमारे ग्रिड्स इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड होंगी। तो इसमें भी हर कोई वायर और केबल वाली कंपनी यूज़ इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि कोई स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कंपनीज ही है जो कि इस तरीके के लोड कैपेसिटी वाले वायर्स को बनाती हैं। तो उन कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे, प्लस ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनी से प्रोडक्ट यूज़ होंगी, और एट दी एंड ऐसी भी कंपनीज होंगी जो कि इन बैटरीज से रिलेटेड कई सारे मटेरियल्स बनाते होंगे, लाइक स्पेशलाइज काइंड ऑफ हमारे केमिकल्स आते हैं जो कि इन लिथियम आयन बैटरीज के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका हमें यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करो मार्जिन की, तो कि सबसे ज़्यादा मार्जिन और सबसे कम मार्जिन आपको किन कंपनीज में देखने को मिलेंगे, तो देखिए मार्जिन की अगर आप बात करो तो सबसे पहले तो जो कंपनी ये जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है एंड टू एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ करके, उनके मार्जिन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। सेकंड हाईएस्ट मार्जिन मिलेंगे आपको बैटरीज और स्पेशलाइज स्विच गेयर्स बनाने वाली कंपनी से केस में, बिकॉज ये जो काइंड ऑफ इक्विपमेंट है ये भी काफ़ी नीश इक्विपमेंट है और इनके भी जो प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। थर्डली आपको जो वायर्स से रिलेटेड कंपनीज आ जाती हैं उनके मार्जिन देखने को मिलेंगे, और लीस्ट काइंड ऑफ जो मार्जिन होंगे वो आपको ऐसी कंपनीज के देखने को मिलेंगे जो कि केमिकल्स वगैरह प्रोवाइड कराती हैं लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में। सो बारी बारी से हम इन सारी कंपनीज को आने वाले पार्ट में देखेंगे कौन सी कंपनी इस पूरे नीश सेगमेंट में वर्क कर रही हैं। इससे पहले अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन डिफरेंट सेगमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पॉलिसीज ला रही है और किन तरह की कंपनीज को इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी सपोर्ट, तो इस पूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट दो तरीके से पॉलिसी सपोर्ट्स दे रही है। पहला तो ऐसी कंपनीज जो कि स्क्रैच से एंड टू एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रही हैं, इनको पॉलिसी सपोर्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और सेकेंडली ऐसी कंपनीज जो कि सप्लाई साइड पे वर्क करती हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो कंपनीज बैटरीज वगैरह बनाती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाती हैं, उनको डिफरेंट पॉलिसी सपोर्ट्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स और डिफरेंट पीएलआई स्कीम्स। तो सबसे पहले अगर हम ऐसी कंपनी से बात करें जो कि एक होल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का, तो उसके केस में पॉलिसीज हैं जैसे कि ईएसओ, जिसका नाम है एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन। इस पॉलिसी के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूटिलिटीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि वो जो सारी ये कंपनीज हैं जो कि ये बीईएसएस सिस्टम्स बना रही हैं उनसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बाय करें। वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्टोरेज के फॉर्म में इन सारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे ले रही हैं, जिससे इन सारी कंपनीज के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे जिससे अपने ऑपरेशनल इजीली रन कर पाएंगे। सेकंड इनकी पॉलिसी आती है वायबिलिटी गैप फंडिंग की, जहां पर इस पूरे केस में कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा इन सारी प्रोजेक्ट्स को। जो भी सारे प्रोजेक्ट 13.2 गीगावाट तक का अपना जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है उसको बना रही हैं, और इस पूरे सिस्टम में जितना भी केपेक्स आएगा उस बजट का 30% जो केपेक्स है वो गवर्नमेंट फंड करेगी। थर्ड पॉलिसी सपोर्ट एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है जो कि कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट देगा उनके बिजनेस में, वो है ट्रांसमिशन चार्जेस का वेवर। इसमें होता क्या है कि जो भी सारी कंपनीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं उनको एक ट्रांसमिशन चार्जेस देने पड़ते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए। इनके केस में जो भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, उनका जो ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि उनको अपना जो पूरा ये सिस्टम है इसको 30 जून 2028 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये चीज़ हमें ये भी शो करती है कि कंपनीज के केस में अगर उनको ये सारी बेनिफिट चाहिए तो हर एक
पॉइंट पे एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन या फिर डेडलाइन रखा रखी है, जिससे ये चीज़ हमें एक सर्टेनिटी मिलती है कि ये जो सारी डेवलपमेंट होने वाले हैं इन सारी बीईएसएस के सिस्टम्स में, ये टाइमली होने वाला है, जिससे तभी कंपनीज को इन सारी चीज़ों के बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो पीएलआई स्कीम्स भी दे रखी है बैटरी सेल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही इसी साल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी हुआ था कि इंडिया में आने वाले टाइम में जितने भी नए सोलर प्लांट्स बनेंगे, उन सोलर प्लांट्स का टोटल जितना भी कैपेसिटी होगा, उस कैपेसिटी का एटलीस्ट 10% का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो उन सोलर प्लांट्स के साथ ही बनना मैंडेटरी है, और तभी वो सोलर जो प्लांट्स है वो सैंक्शन होंगे। अब इसके बाद अगर आप सप्लाई साइड इनेबलर्स को देखोगे, यानी वो सारी पीएलआई स्कीम्स जो कि कंपनीज की जो कंपोनेंट्स की सप्लाई है उनके साइड को बेनिफिट दे रही है, तो इन पीएलआई स्कीम से सबसे पहले तो एडवांटेज दिया जा रहा है बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर जो भी कंपनीज ये जो बैटरी सेल्स है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है, उनमें सेल्स में यूज होने वाले जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं और सेल वगैरह के मॉड्यूल्स हैं, उनमें कॉस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पीएलआई स्कीम से बेनिफिट दिया जा रहा है। एंड इसीलिए आप देख भी पा रहे होगे कि ओला के केस में जो अपनी खुद की गीगा फैक्ट्री इंडिया में बना रहे हैं, उनकी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स, जो कि वही सेल बाहर से ले रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग साइड जो लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इनको स्पेशलाइज काइंड ऑफ लोकेशंस की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी कंपनीज को लोकेशन में भी काफ़ी बेनिफिट दिया जा रहा है, जहाँ पर उनको जो लैंड वगैरह का प्राइसिंग होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। प्लस ऐसी कंपनी जो कि स्ट्रेटेजिकली रिसाइकलिंग पे वर्क कर रही है इन द बैटरी सेगमेंट, उनको स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। अब इसके चलते कई सारी कंपनीज ने रिसाइकलिंग वाले सेगमेंट में भी एंटर होना चालू कर दिया है, जहाँ पर वो लिथियम आयन सेल्स को जो कि कार वगैरह या फिर ईवीज में यूज हो रहे हैं उनको रिसाइकलिंग करने का काम कर रहे हैं, और वो कौन सी कंपनीज है उनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद लास्टली सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेशन साइड पे और जो अप्रूवल साइड है उनका जो प्रोसेस है उसको काफ़ी फास्ट कर रही है, जिससे कंपनीज को अपनी असेंबली लाइंस और फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लग रहा है। सो ये थे वो सारी पॉलिसी सपोर्ट जो कि डिफरेंट स्टेप्स पे सारी कंपनीज को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन सारी कंपनीज के बारे में जो कि इस वैल्यू चेन के डिफरेंट सेगमेंट्स में वर्क कर रही हैं और इस पूरी जो पॉलिसी सपोर्ट है इसका बेनिफिट उठा रही है, और आने वाले टाइम में इनके बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ इसके चलते देखने को मिल सकती है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दीज कंपनीज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भी कंपनीज का हम नाम इस वीडियो में लेंगे, प्लीज आप इसको किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इनको हम प्योरली आपके लिए एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, और इनमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो अपनी खुद की एनालिसिस करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कंपनी, पहले हम ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इन बीईएसएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्क्रैच से बिल्ड करती हैं, यानी एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जहां पर इस पूरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को बनाएंगी। तो इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली कंपनी आ जाती है बोंडाटा इंजीनियरिंग। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोर ये बिजनेस में अभी तक 3 सेगमेंट से वर्क कर रहे थे। यहाँ पर रेलवे सेक्टर के लिए वर्क कर रहे थे, जिसमें जो कवर सिस्टम वगैरह ट्रेन में इंस्टॉल होता है वो ये प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, जहाँ पर उनके टेलीकॉम के टावर से लगाते हैं। और थर्डली इनका जो मेन बिजनेस है वो आज के टाइम आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में देखने को मिलता है, और इसी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में अब फर्दर ये एंटर हो रहे हैं बीईएसएस के सेगमेंट में। जहाँ पर अगर मैं कंपनी की फर्दर डिटेल्स अगर आपको शेयर करूँ तो उसके लिए मैं आपको पहले स्कैनेक्स की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर अगर हम कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि कंपनी की जो लेटेस्ट रेवेन्यू रहा है लेटेस्ट ईयर में वो रहा है 1571 करोड़ का, जो कि 96% की ग्रोथ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी कंपनी केस में इनका रेवेन्यू काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। प्लस कंपनी की अचीवमेंट करोगे आप देखोगे नेट प्रॉफिट्स में तो 149% के प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। इसके अलावा जिस मेन चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं फॉर दिस कंपनी वो इनका विजन 2030, जहाँ पर कंपनी केस में ये 3 मेन सेगमेंट से वर्क कर रहे हैं, सोलर ईपीसी, बीईएसएस एंड सोलर आईपीपी। जहाँ पर अगर आप सोलर ईपीसी वाला इनका बिजनेस देखो तो इसका फुल फॉर्म है सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी ये दूसरी कंपनीज के लिए उनके सोलर प्लांट्स उनको मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, जिससे फर्दर बाद में वो रेवेन्यू कमाते हैं। सेकेंडली जो सोलर आईपीपी वाला मॉडल है ये इनका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वाला मॉडल है, यानी खुद अपने सोलर प्लांट्स बनाना और उनसे अपनी इनकम रेगुलर एनर्जी सेल करके करना। और जो इनका बीईएसएस मॉडल है इसमें भी 2 अलग अलग सेगमेंट आते हैं। पहला सेगमेंट आता है बीओओ मॉडल वाला, यानी बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, जिसमें आपको नाम सबसे समझ में आ रहा है कि खुद अपने बीईएसएस के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओ और उससे जो भी एनर्जी वो सेल हो उसके बेसिस पर उनको एक काइंड ऑफ मंथली इनकम मिलती है। इसके अलावा इनका जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है अगेन ईपीसी, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसके केस में दूसरी कंपनीज के लिए उनको बीईएसएस के जो सिस्टम है वो ये बना के देते हैं। फर्क इसमें ये है कि बीईओ और मॉडल में उनको टाइमली जो रेंटल इनकम है वो विथ टाइम मिलता है और एक साथ सारी इनकम नहीं हो जाती है। वहीं पर ईपीसी के केस में इनको मेजॉरिटी ऑफ तरह जो पैसा है वो एक बार में ही मिल जाता है, और विद टाइम के साथ जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो कंपनी इनको दे देती है। अब इनके केस में इन्होंने प्लान किया है
कि करंटली एज ऑफ नाउ इनका 400 मेगावाट का इनका जो कैपेसिटी है वो बन रखा है इस पूरे ही सेगमेंट में। और फर्दर इनका एक्सपेक्टेशन है कि इस 2026 के एंड तक ये 800 मेगावाट्स का अपना जो पूरा ही कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड कर पाए, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक। और फर्दर टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में इसको ये इंडिपेंडेंटली बढ़ा के 16 गीगावाट्स पर आवर कर पाए, जिसमें से 4 गीगावाट्स ये खुद बिल्ड एंड ऑपरेट करेंगे, यानी खुद लीज पे देंगे और उससे मंथली रेंटल इनकम कमाएंगे। और सेकंड, ये ईपीसी मॉडल के थ्रू 12 गीगावाट्स की जो गीगावाट्स के जो बीईएस सिस्टम्स है वो दूसरी कंपनीज के लिए बनाएंगे। अब यहाँ पर कंपनी के केस में खास बात यह है कि कंपनी अपने फ्यूचर में ये जो ग्रोथ के प्लान्स लेके चल रही है, इनके केस में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो कंपनी के केस में काफी अच्छी है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो करंट ईयर है इसमें 1500 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है। इसके अगेंस्ट कंपनी के पास 3 टाइम्स ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, यानी ऑलरेडी कंपनी के पास अराउंड 4800 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि ये बताता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टेबल रहने वाला है। और इसी की वजह से अगर आप कंपनी के अदर डिटेल्स देखो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कंपनी ने पूरा स्ट्रिक्टली बताया है कि कैसी ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। जहाँ पर उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक अभी करंट रेवेन्यू से वो 2x अपने रेवेन्यू कर पाएंगे, 2027 तक इस रेवेन्यू को 3x तक ग्रो कर देंगे, और 2030 तक क्योंकि इनकी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेब्लिश हो जाएंगी तब तक बीईएसएस वगैरह से रिलेटेड और सोलर प्लांट से रिलेटेड, तो ऐसे में 2025 के कंपैरिजन में वो 7x से अपने रेवेन्यू को ग्रो करेंगे आने वाले 5 सालों में। और ऐसा भी आपको काफ़ी कम कंपनी से केस में ही देखने को मिलेगा कि कंपनी अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स है उनको रिवाइज करके ऑलमोस्ट 10 गीगावाट से अपनी कैपेसिटीज को जो पहले उन्होंने टारगेट दिए थे उसको रिवाइज करके उन्होंने 25 गीगावाट्स किया है। फर्दर अगर हम कंपनीज की डिटेल्स चेक करें फाइनेंशियल्स की, तो अगर आप वापस से स्कैनएक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर्स में -7% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में फ्लैट ही रहे हैं। बट वहीं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स कंपनी ने 1400% के दिए हैं। इसके अगेंस्ट कंपनी के जो अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है अराउंड 5000 करोड़ की, और करेंट पीई रेशियो है 44 का। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपनी के डेट को देखोगे तो वो भी मैनेजेबल है, और सेक्टर पीई के कंपेरिजन में कंपनी थोड़ा हायर प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ हम देख ही चुके हैं, 116% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 153% की ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में देखने को मिली है, और आरओई एंड आरओसी भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और लास्ट 1 ईयर में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ईयर बेसिस पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जहां पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इस साल ऑलमोस्ट 2x से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो हुए हैं, और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। ड्यू टू दिस फैक्टर अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी की प्रोमोटर्स की लास्ट अभी रिसेंटली होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बिकॉज कंपनी को कैपिटल रेस करना था फर्दर बिजनेस के लिए, पर इसके अगेंस्ट एफआईएस की होल्डिंग कंटिन्यूसली कंपनी में इंक्रीज हुई है। डीआईआईएस ने जून के क्वार्टर में अपनी कंपनी में पहली बार होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि पहले 0% की राउंड थी। वहीं पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रही है, बल्कि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बढ़ी है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में थोड़ी कम हुई थी। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बिकॉज सबसे पहले तो ये इन बीईएस सिस्टम्स पे भी ये वर्क करते हैं, जिसमें मेनली ये ईपीसी मॉडल पे वर्क करते हैं। पर इसके साथ ही जो इस बीईएसएस सिस्टम में बैटरीज वगैरह की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन बैटरीज वाले सेगमेंट में भी कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की है, और लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी की आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सो कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज। एज यू नो, वारी एनर्जीज इंडिया की लार्जेस्ट सोलर ईपीसी मैन्युफैक्चरर है, जो कि इंडिया के साथ साथ बाहर भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ पर अगर मैं कंपनी के बिजनेस पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर रिसेंटली जो हमारा कोर फोकस है वो है कंपनी का रीसेंट ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे भी वर्क कर रही है। इसके साथ ही कंपनी इन्वर्टर्स भी बना रही है, बिकॉज अगर आप उस वैल्यू चेन पे वापस से जाओ और बीईएसएस, तो मैंने आपको बताया था इस पूरी सिस्टम का इन्वर्टर भी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो वो अपने प्लांट्स में लगाने के लिए ये कंपनी उन इन्वर्टर्स को भी इन हाउस ही बना रही है। और केवल यही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पूरी सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी वेल पोजीशन है कि अपने इन्वर्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स को भी खुद ही बना रही है, यानी इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पे कंपनी खुद ही काम कर रही है। इसमें अगर आप कंपनी के प्लान्स को देखोगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर आप बात करो तो इनमें जो लिथियम आयन स्टोरेज सेल्स की जरूरत पड़ेगी, इस पूरे सिस्टम्स को बनाने के लिए आज के टाइम कंपनी 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रही है अपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कंपनी का कहना है कि उनके जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट्स के जो प्लांट है उसको टारगेट कर रही है, जिसमें से वो 2 फेजेस में बनेगा। फेज 1 में उसमें से वो 3.5 गीगावाट्स का जो प्लांट है उसको बना लेंगे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड तक बन जाएगा, और जो रिमेनिंग का बचा हुआ बाकी वाला कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और इन्वर्टर के केस में भी उन्होंने 180 करोड़ रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हैं। ये भी 2 फेजेस में वर्क करेगा,
400 गीगावाट पर एनम की जो कैपेसिटी वाले इन्वर्टर्स हैं उनको पहले फेज में 3 गीगावाट तक बनाया जाएगा, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक बन जाएंगे और रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर 27 तक के एंड तक बन जाएंगे। अब ये जो कंपनी ने सारे अपने प्लान्स बताए हैं, इनका एज ऑफ अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2025 तक क्या उनमें डेवलपमेंट्स अगर आप ये देखो, तो सबसे पहले अगर आप स्टोरेज सेल और बीईएस सिस्टम्स का देखो तो इसमें 3.5 गीगावाट से रिलेटेड जो कैपेसिटी बन रही थी उसमें 8000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, जहां पर कंपनी ने बोला था कि टोटल कंपनी 10,000 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स पे कंपनी ने 125 करोड़ रुपीज स्पेंड कर दिए हैं और इन्वर्टर्स में 50 करोड़ रुपीज वो कैपेक्स में लगा चुकी है। और इसके लिए कंपनी ने काफी सारे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी रिसेंटली करे हैं, जहां पर कंपनी ने 3 स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए हैं। एक में 64% का स्टेक कंपनी ने बाय किया है, एक कंपनी में कंपनी ने 76% का कंट्रोलिंग स्टेक बाय किया है और एक पूरी कंपनी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स है यूएस की, उसको बाय किया है $18.5 मिलियन में। अब कंपनी के टाइमली एग्जीक्यूशन और गवर्नमेंट के इस पूरे ही सेक्टर पे कोर फोकस के चलते अपने रीसेंट कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला भी है कि कंपनी ने जो भी सारे अपने माइलस्टोन्स रख रखे हैं फ्यूचर के लिए, कंपनी उनको टाइम से पहले ही अचीव कर लेगी। और इसी के चलते अगर आप कंपनी के बाकी फैक्टर्स देखो, लाइक फाइनेंशियल्स वाले फैक्टर, तो भले ही कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर का देखने को मिल रहा है, बट स्टिल कंपनी के जो ग्रोथ आउटलुक है इतना अच्छा होने के बावजूद कंपनी का पी रेशियो केवल 36 का है। इसके अगेंस्ट लास्ट 1 ईयर में जहां पर ओवरऑल मार्केट्स में भी स्लगिश परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वहीं कंपनी ने 50% की रिटर्न्स दी हैं लास्ट 1 ईयर में। और ओवरऑल कंपनी को जो लिस्ट हुई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए आपको कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न ही 50% के देखने को मिल रहे हैं। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करो तो कंपनी का जो करंट पीई रेशियो है वो इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में आपको एक अच्छी वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग की बात करो तो 6 एनालिस्ट करंट में कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें से 50% एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी में बाइंग के लिए सही टाइम है, वहीं पर 50% एनालिस्ट आपको सेल की रेटिंग देते हैं। पर यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि इन एनालिस्ट की रेटिंग के बेस पे केवल आपको कोई बाय या सेल डिसीजन नहीं लेना है और आपको अपनी खुद की एनालिसिस भी लेनी है, बिकॉज ये सारी एनालिस्ट की जो रेटिंग है वो इस बेस पे दे रखी है बिकॉज पिछले कुछ टाइम पहले हमें पता है कि यूएस ने इंडियन कंपनीज पे काफी हाई टैरिफ लगा रखे थे, पर इन फ्यूचर जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ये टैरिफ्स रिड्यूस हो सकते हैं और इंडिया और यूएस की ट्रेड डील्स नेगोशिएट हो सकती हैं, तो उसके अराउंड ये जो पूरा ही एजम्पशन है ये चेंज भी हो सकता है। वहीं पर अगर आप इस एनालिसिस में भी कंपनी की ईपीएस ग्रोथ के अगर एस्टिमेट्स देखोगे तो यहाँ से कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो मीन केस में भी आपको ग्रोथ हुए देखने को मिलेगा। नेट इनकम में फ्यूचर में आपको मीन केस में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी और इसके साथ ही अगर आप बात करोगे प्राइस की तो मीन और हाई केस में आपको यहाँ से कंपनी केस में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। बात करो अदर फैक्टर्स लाइक आरओई की, तो उसके केस में भी आपको मीन लो और हाई तीनों ही केस में एक स्टेबिलिटी और अपसाइड देखने को मिल रहा है। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो ग्रोथ के तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी में रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ आपको 51% की देखने को मिल रही है, कैश फ्लो 37% से ग्रो हुए हैं, वहीं पर आरओई एंड आरओसी कंपनी का नेगेटिव रहा है ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स। अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लाइक रेवेन्यू के, सबसे पहले अगर आप इनको क्वार्टरली बेसिस पे देखो तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जून के कंपैरिजन में कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने जो रेवेन्यू है उनको ऑलमोस्ट 1800 करोड़ से बढ़ाया है, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ के अकॉर्डिंग काफी अच्छे नंबर्स हैं। बिकॉज अगर आप एनुअली बेसिस पे इसको चेक करोगे तो एनुअली ट्रेलिंग 12 मंथ में भी कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 4000 करोड़ से बढ़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो स्टेबल देखने को मिल रहे हैं 23% के, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं और सेम चीज आपको कंपनी केस में एनुअल बेसिस पे देखने को मिलेगी। अब क्योंकि इस कंपनी केस में स्ट्रेटेजिक फोकस हमें देखने को मिल रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट पे वर्क करके टाइमली एग्जीक्यूशन भी कर रही है, इसी वजह से आप देखोगे कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो जहां पर लास्ट कुछ क्वार्टर्स में एफआईज ने काफी बड़े लेवल पर इंडियन मार्केट में सेलिंग की है, वही सितंबर के क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईज ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 4% से बढ़ाया है, जो कि काफी बड़ा नंबर है बिकॉज ये कंपनी अपने आप में 1 लाख करोड़ की है। वहीं पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है और डीआईज की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो कम हुई है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जो कि एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है, यानी उनकी बैटरीज जिसमें ये सारी एनर्जी स्टोर होगी, और इन बैटरीज को बनाने के साथ साथ उन बैटरीज के मॉड्यूल्स को भी ये बनाते हैं। कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरीज। अब खास बात इस कंपनी के केस में मुझे ये लगी कि हम सभी को पता है कि अमर राजा बैटरीज इंडिया के लार्जेस्ट लेड एसिड बैटरीज मैन्युफैक्चरर हैं और इनकी बैटरीज काफी बड़े स्केल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है और इनका काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडिया में इस इंडस्ट्री में। बट इनके केस में इन्होंने लास्ट 2 से 3 साल पहले से ही इस पूरी ट्रांजिशन को देख लिया था कि कैसे आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरीज का ज्यादा यूज होगा एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज, बिकॉज ये ज्यादा हमारे प्रोडक्टिव है और एक्चुअली इनका जो पावर आउटपुट भी है वो ज्यादा बेटर है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी देख लिया था कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट काफी सारी पीएलआई स्कीम्स लेके आएगी इन सारी चीजों को लेके, तो इन्होंने अपने बिजनेस को इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया
और नए नए बिजनेस मॉड्यूल्स को ऐड किया कि आने वाले टाइम में उन सारी पीएलआई स्कीम्स का ये बेनिफिट उठा पाएँ, जिसके चलते आज के टाइम ये लिथियम आयन बैटरीज ही बना रहे हैं, प्लस बैटरीज रिसाइकलिंग वगैरह के भी सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट आज के टाइम में सारे ही सेगमेंट पे काफ़ी अच्छी पीएलआई स्कीम्स का बेनिफिट दे रही है। तो वो सारा ही बेनिफिट आज के टाइम इस कंपनी को मिल रहा है। अब इस कंपनी की फर्दर डिटेल्स को अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो सबसे पहले अगर आप एक बेसिक ओवरव्यू लो तो कंपनी को 4 डिकेड्स हो गए हैं रन करते हुए इस इंडस्ट्री में। और जैसे मैंने आपको बताया कि लीडिंग ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी है ये। और कंपनी का जो बिजनेस है, इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री और डेटा सेंटर्स में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ पर देखो कि कंपनी ने न्यू एनर्जी बिजनेस में एंटर किया था 2022 में, जहां पर कंपनी ने इस पूरे बिजनेस में $95 बिलियन खर्च किए थे, जहां पर ये गीगा फैक्ट्री बना रहे थे जिसमें उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज बनाने का फोकस किया था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी ने इस पूरे एनर्जी ट्रांजिशन को समझ लिया था कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज जो है वो लिथियम आयन बैटरीज की तरफ जाएंगी, उनकी ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के करंट ऑपरेशंस को अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको बताया कि करंटली इनकी लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लीड तो कर ही रही हैं, जहाँ पर ऑलरेडी 2 वाट, 3 वाट और 4 वाट की जो बैटरीज उनको बना रहे हैं। इसके साथ ही अदर इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम, रेलवे, पावर कंट्रोल सॉल्यूशन और यूपीएस वगैरह की जो फील्ड है उसमें भी ये वर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने रिसेंटली एक लेड रिसाइकिल प्लांट बनाने में फोकस किया है, जिससे जितना भी सारे लेड एसिड बैटरीज जो है वो उसकी रिगार्डिंग जो भी सारा लेड निकलेगा उसको रिसाइकिल करके रीयूज कर पाएंगे, जिसका अगेन काफ़ी सारा इनको बेनिफिट मिल रहा है पीएलआई स्कीम के थ्रू। अब बात करें फ्यूचर की, तो कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेस में कंपनी लिथियम आयन सेल्स बना रही है और पैक लिथियम आयन सेल्स के पैक मैन्युफैक्चर कर रही है। ईवी चार्जिंग प्रोडक्ट्स बना रही है, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस बना रही है जो कि बीएसएस वगैरह में यूज आएंगे। और इंडिया का पहला सिलेंड्रिकल सेल जो है लिथियम आयन का, वो भी इन्होंने डेवलप किया था। अब कंपनी के केस में कैसे इनका ये जो पूरा ही न्यू एनर्जी ट्रांजिशन है इनके बिजनेस को और मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कंपनी के रीसेंट कॉन कॉल से, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनी के केस में उनका जो मार्केट शेयर है वो लेड एसिड बैटरी का जो मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 30% से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में फॉल हुआ है। पर यहाँ पर कंपनी ने जो लेड एसिड बैटरी से ऑलरेडी सॉल्यूशन देख रखा था इन द लिथियम आयन सेल, वहाँ पर कंपनी ने देखा है कि 100 मेगावाट की कैपेसिटी पे कंपनी का लिथियम आयन पैक्स पहुंच चुके हैं, जिस वजह से कंपनी अपना जो ओवरऑल मार्केट शेयर था 50% इन दिस होल इंडस्ट्री उसको मेंटेन कर पाई है और कंपनी का मार्केट शेयर लूज नहीं हुआ। और ये चीज़ आप कंपनी के ओवरऑल बैलेंस शीट में भी देख सकते हो कि इन सारी ट्रांजिशंस को देखते हुए कंपनी के जो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ लास्ट 2024 और 2025 में कंपनी ने काफ़ी बड़े लेवल पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अदर सेगमेंट्स देखो बिजनेस के, तो यहाँ पर कंपनी को अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बना रही है, जहाँ पर कंपनी पैक असेंबलिंग प्लांट्स बना रही है जो कि एक तिरुपति में बनेगा। अदर देन दिस, एक और इनका प्लांट दिवितीपल्ली में बनेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस, एसी डीसी जो चार्जर्स होते हैं कार्स वगैरह के, उनको भी बना रही है, जो कि बाद में जो बाकी सारे ईवी कार्स वगैरह के मैन्युफैक्चरर हैं उनको सप्लाई करेंगे। बिकॉज हमको ये भी पता है कि राइट नाउ इंडिया में जितनी भी ईवी कार सेल हो रही हैं उनके अगेंस्ट जो ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। अब इसके अराउंड अगर आप अदर कंपनी के डेवलपमेंट्स पर नज़र डालो, तो यहाँ पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी ने रिसेंटली अपने न्यू एनर्जी बिजनेस में जो गीगा फैक्ट्री स्टार्ट की थी फॉर लिथियम आयन सेल्स, उसको कंपनी ने रिसेंटली मार्च 2025 में इनॉग्रेट कर दिया है। और इसमें कंपनी 16 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उस तक भी पहुंच जाएगी फाइनेंशियल 30 के एंड तक, जहाँ पर कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कमीशन किया है फेज 1 में वो 4 गीगावाट का किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी और भी कई सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना रही है, जहाँ पर कंपनी के जिस बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, उसके केस में भी आप देख सकते हो कि कंपनी का कहना है कि ये भी कमीशन हो जाएगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल 26 तक। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करें, तो यू कैन सी कि कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट -21% के रिटर्न दिए हैं और 5 ईयर्स में भी कंपनी के जो रिटर्न है वो काफ़ी एवरेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखो तो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, अराउंड इसका जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ का है। पी रेशो काफ़ी रीजनेबल देखने को मिल रहा है 21 का, डिविडेंड यील्ड 1 का, और सेक्टर पी के कंपैरिजन में ना कंपनी आपको काफ़ी अंडर वैल्यू स्टेज पे देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी इतना कुछ कर रही है और फ्यूचरिस्टिकली अपने बिजनेस को ट्रांजिशन कर रही है, तो ऐसे में आपको मार्केट में इस कंपनी को इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे देखने को कैसे मिल रहा है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग देखें तो 12 एनालिस्ट इस कंपनी को कवर करते हैं, 33 बाइंग रेटिंग देते हैं, होल्ड करने की 41% एनालिस्ट रेटिंग देते हैं और सेल करने की 25% एनालिस्ट। जहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी के इसमें जो ईपीएस ग्रोथ है, इसके साथ ही कंपनी का जो नेट इनकम है और रेवेन्यू है,
इसमें आपको जो खास अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। प्लस कंपनी के केस में जो आरओई के नंबर्स भी है ना, वो भी बेस्ट केस में आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आपको हायर मार्जिन भी अगर होते हैं तो 14% के मैक्सिमम रहे हैं। और ये चीज़ आप साफ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देख सकते हो कि कंपनी के केस में यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2024 में अराउंड 14% के देखने को मिल रहे थे, वो आज के टाइम करंट में क्वार्टरली बेसिस पे फॉल होकर 11% का हो गए हैं। बिकॉज जब भी कोई कंपनी केपेक्स करती है तो उसके मार्जिन फॉल होते ही होते हैं। पर यहाँ पर अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखोगे कि क्या कंपनी के बिजनेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो जी हाँ, 2024 के केस में यहाँ पर स्लो डाउन बिजनेस में देखने को मिला था। बट स्टिल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। पर हमें जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स है उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है ड्यू टू मार्जिन फॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईज ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है और थोड़े से डीआईज के भी जो स्टेक है वो रिड्यूस हुए हैं। वह इसके अगेंस्ट जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में बढ़ी है, मेनली बिकॉज कंपनी का स्टॉक है जो इतने बड़े लेवल पे फॉल हुआ है, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने को मिल रही है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो इसी बैटरी सेगमेंट से बिलोंग करती है और इस कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले होने वाला है इस पूरी बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की थीम में। पर फिर भी इस कंपनी के बारे में आज के टाइम बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल, जहां पर इस कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि आज के टाइम ये फोकस कर रहे हैं लिथियम आयन बेस्ड केमिकल्स बनाने में। और लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से पोजीशन किया है कि आज के टाइम लिथियम आयन बैटरीज के सेगमेंट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी हो गई है। बिकॉज इनके केमिकल लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में, उनकी कोटिंग वगैरह, उनमें हीट मैनेजमेंट वगैरह करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वैसे तो ये कंपनीज फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसी इंडस्ट्री है उनको भी अपने केमिकल सप्लाई करते हैं। पर पर्टिकुलरली आज जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो इनकी न्यूजन आयनिक्स वाले सेगमेंट में फोकस करेंगे, जो कि इसी कंपनी की एक सब्सिडरी है जो कि पर्टिकुलरली इन्हीं लिथियम आयन सेल्स पे फोकस करती है और इनके रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड केमिकल्स बनाते हैं। तो अगर आप कंपनी के बिजनेस डिटेल्स में जाओ तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो ये न्यूजन आयोनिक्स कंपनी है जो कि इनकी खुद की सब्सिडी है, इनके केस में दो चीज़ों पे आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले इनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक लिथियम आयन सेल का, और लिथियम इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्ट्स एंड एडिटिव्स जो कि एक सेल को बनने में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इनके केस में ये 2000 मेट्रिक टन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसको बनाते थे फाइनेंशियल 25 के एंड तक, और इनका फोकस है कि FY26 के एंड तक इस कैपेसिटी को ये बढ़ा के 30,000 मेट्रिक टन कर देंगे। बिकॉज कंपनी ये कहना है कि इस पूरी इंडस्ट्री में कंपनी को काफ़ी ह्यूज डिमांड देखने को मिल रही है और इंडिया में काफ़ी कम प्लेयर हैं जो कि ऐसा कुछ केमिकल बना पा रहे हैं। सेकेंडली, लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्ट्स हैं उनका जो 400 मेट्रिक टन का अभी कंपनी का करंट कैपेसिटी है, इसको कंपनी फाइनेंशियली 26 के एंड तक बढ़ा के कर देगी 3000 मेट्रिक टन, जो कि टोटल कैपेसिटी इनकी हो जाएगी 5500 मेट्रिक टन। अब इस कंपनी के केस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को ये मिलेगी और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कंपनी किस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है, कि अगर आप कंपनी के डिटेल्स में जाके यहाँ पर कंपनी के लास्ट ईयर का ओवरऑल रेवेन्यू चेक करो तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो 788 करोड़ का देखने को मिलेगा। पर इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो कंपनी अपनी इसी सब्सिडी के अगेंस्ट इस सब्सिडी में अराउंड 1500 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है, जिसके केपेक्स के बाद कंपनी का प्लान है कि कंपनी को केवल अपने इसी लिथियम आयन वाले जो पूरा ही बिजनेस है इससे 2500 से लेकर 3000 करोड़ तक का बिजनेस मिलेगा। लिथियम प्राइसिंग के केस पे जो डिपेंड करेगा, यानी कंपनी की जो करंट रेवेन्यू है ईयरली उसका 4 टाइम्स कंपनी को केवल इसी सेगमेंट से रेवेन्यू मिलने वाला है। और इन सारी प्रोजेक्ट्स का अगर आप करंट स्टेज देखोगे तो कंपनी ने जो सबसे पहले लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट से रिलेटेड अपने डेवलपमेंट्स बोले थे कि वो 3000 मेट्रिक टन तक पहुंचेंगे, उसे केस में कंप्लीट 200 मेट्रिक टन का जो प्लांट है वो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। और कंपनी के इसी दिसंबर के 2025 के दिसंबर तक 1100 मेट्रिक टन का जो अगेन एक प्लांट है वो अगेन कमीशन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्लांट कमीशन होगा वो मार्च 2026 में होगा, जो कि 1000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी रखेगा। और बात करोगे इलेक्ट्रोलाइट्स की तो ये ऑलरेडी कमीशन हो चुका है फाइनेंशियल 25 के एंड में। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के अदर फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करो तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो अराउंड 4000 करोड़ का है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जहां लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने -25% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पी आपको एक हायर साइड पे देखने को मिल सकता है और कंपनी का जो पी है वो सेक्टर पी के कंपैरिजन में भी एक हायर साइड पे है। और ये सारी चीज़ें इसी वजह से है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये स्पेशलाइज्ड केमिकल लिथियम आयन बैटरीज के लिए बनाते हैं वो आज के टाइम इंडिया में और कोई भी कंपनी इतने बड़े लेवल पे नहीं बना रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के एनालिस्ट रेटिंग की अगर आप बात करो तो 6 एनालिस्ट कंपनी को कवर कर रहे हैं और 6 के 6 कंपनी में आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। जहाँ पर प्राइस में फोरकास्ट आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से कंपनी में हाई, मीन और लो केस तीनों ही केसेस में आपको यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिल रहा है।
और इवन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आरओई में भी यहाँ से कंपनी केस में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी जो केपेक्स कर रही है लिथियम आयन सेल्स के केमिकल्स के रिगार्डिंग, वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू में ग्रोथ केवल 12% की, नेट इनकम डी ग्रो ही है। यहाँ पर आपको आरओई और आरओसी भी नेगेटिव देखने को मिले हैं। ईयर बेसिस पे अगर आप कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो रेवेन्यू ग्रो हुए हैं स्टेबली, और कंपनी के केस में आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 2 से 3 सालों से इधर कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हमें एक फ्लैट ही देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिलेगी लास्ट 3 से 4 क्वार्टर से। एफआई से अपनी जो होल्डिंग है वो कंपनी में रिड्यूस की है रिसेंट क्वार्टर में, वहीं डीआई की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 3% से इंक्रीज हुई है। बात करोगे पब्लिक की होल्डिंग की, तो वो कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी अगेन एक काफी क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है किसी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पूरी वैल्यू चेन में कि एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के केस में ये जो उनका पूरा ही मेन कंट्रोल पैनल होता है, जिसको कि हम लोग पावर कन्वर्जन सिस्टम भी बोलते हैं, इसके केस में स्पेशलाइज्ड स्विच गियर्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो स्विच गियर्स हैं, ये हर किसी कंपनी का आप नहीं लगा सकते, बल्कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए और इसका पर्टिकुलर इनका जो वोल्टेज और पूरा इलेक्ट्रिकल आर्क होता है उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ स्विच गियर्स डिजाइन होते हैं। और जो ये कंपनी करने वाली है उसका नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको इस कंपनी की स्पेशलिटी के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी काफ़ी क्रिटिकल जो इंडस्ट्रीज है उसमें अपना जो मार्केट शेयर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करे हुए है, जहाँ पर ग्रीन एनर्जी, एआई एंड डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, और जहाँ पर आप देख सकते हो एंड में बीईएसएस सिस्टम, जहाँ पर कंपनी 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के जो गोल है उसको रीच कर चुकी है। यानी इनके जो स्पेशलाइज काइंड ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, पावर मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, वो इन सारी जगहों पे काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंडियाज बीईएसएस कैपेसिटी टू रीच 236 गीगावाट बाय 2032, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात भी करी थी। इसी केस में कंपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फोकस कर रही है कि वो 5400 करोड़ का आउटले अप्रूव करेगी 30 गीगावाट्स का ऑफ स्टैंड अलोन, और कंपनी को पीएलआई स्कीम का ही बेनिफिट मिल रहा है जो कि 18,100 करोड़ की जो पीएलआई स्कीम है जो कि इस इंडस्ट्री में हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। और प्लस कंपनी को वेवर, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन चार्जेस के वेवर मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वेवर का जो स्कीम है उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यानी ये कंपनी भी काफ़ी अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किए हुए जो पूरी बीएसएस सिस्टम है उसके रिगार्डिंग सारी स्कीम से। अब अगर मैं कंपनी के अदर सेगमेंट्स भी बताऊं, तो कंपनी ग्रीन एनर्जी भी फोकस कर रही है, जो कि ऑलरेडी हम रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। इसके साथ ही डेटा सेंटर जैसी क्रिटिकल इंडस्ट्री में भी इनके कंपोनेंट यूज होते हैं, और यहाँ पर हमें मेट्रोज वगैरह के सेगमेंट में भी देखने को ये मिलते हैं, जिसमें अगर आप इनकी स्पेशलिटी देखो तो जहाँ भी बात पावर रिक्वायरमेंट की आती है और काफ़ी हाई वोल्टेजेस की आती है, जैसे कि आप पावर ट्रांसफार्मर देख पा रहे होगे, मोबिलिटी, वाटर के केस में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सोलर पार्क्स हो गए, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उस हर एक क्रिटिकल जगह पे इनके जो पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम है वो यूज होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पावर इंसुलेटेड स्विच गियर्स होते हैं जो कि एयर से इंसुलेटेड होते हैं, और एक हाई वोल्टेज की जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, फोर्स्ड एयर कूलिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं आपको कंपनी के फर्दर कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 11% के ही रिटर्न दिए हैं, बट लास्ट 6 मंथ में कंपनी के स्टॉक में एक अच्छी डिसेंट रिकवरी हमें देखने को मिली है। बट लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखो तो कंपनी के स्टॉक ने ओवरऑल 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। मार्केट कैप देखो तो ये कंपनी एक मिड साइज कंपनी है, अराउंड 19,400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो में 77 का देखने को मिल रहा है, और सेक्टर पी के कंपैरिजन में ये एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। इसके केस में भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये भी कंपनी भी राइट नाउ इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंटली और स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। तो इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ से कंपनी के केस में एबिटा भी पॉजिटिवली ग्रो होने का एस्टिमेट है, ईपीएस में भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप कंपनी का प्राइस देखो तो मीन केस में भी कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से एक हमें हायर साइड देखने को मिल रहा है, यानी एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। अदर फैक्टर्स अगर आप कंपनी की नजर डालो तो कंपनी के केस में लास्ट 1 ईयर में आपको रेवेन्यू ग्रोथ 20% की देखने को मिली है, नेट इनकम में ग्रोथ 55% की देखने को मिली है, कैश फ्लो 62% से ग्रोथ की है, पर आरओई आपको -17 का देखने को मिला है। उसके अगेंस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पॉजिटिव ही देखने को मिला है। सब अब कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो आपको लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यू में स्लो डाउन देखने को मिला था, फॉल देखने को मिला था, उनमें वापस से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी लेटेस्ट जो क्वार्टर्स है उसमें एक फॉल देखने को मिला था। बट वहीं अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखो तो कंपनी के रेवेन्यू आपको ईयर यहाँ से इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं,
और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली फ्यूचर में आने वाले सेगमेंट्स पे फोकस कर रही है और उधर अपने आप को प्लेस कर रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपको यहाँ से प्रॉमिसिंग दिखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो, तो प्रोमोटर्स की तो होल्डिंग आपको काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगी 75% की, जो उन्होंने 1% से भी रिड्यूस नहीं की है। वहीं इसके अगेंस्ट आपको एफ ने होल्डिंग पिछले कुछ टाइम में कंपनी में इंक्रीज की थी। डीआईज की होल्डिंग कंपनी में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग इसके अगेंस्ट कंटिन्यूसली हमें कंपनी में फॉलो होती हुई देखने को मिली है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की जो लास्ट कंपनी है वो अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे ही बीईएसएस सिस्टम का, जहाँ पर जो ये पूरा बीईएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके केस में जहाँ हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी जो प्लांट है उससे जनरेट होने वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, वो जब जाके इस पूरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में स्टोर होगी तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ हाई टेंशन वायर्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी वापस से ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होगी तो उधर भी आपको एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ हाई टेंशन वायर चाहिए होते हैं। तो इस पूरी इंडस्ट्री में जो की प्लेयर हमारा निकल के आता है वो आता है केईआई इंडस्ट्रीज। अब केईआई इंडस्ट्रीज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरर्स है, जहाँ पर ये लो टेंशन वायर्स, हाई टेंशन वायर्स, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर्स और हाउस होल्ड वगैरह की जो वायर्स है उनको ये सप्लाई करते हैं यानी मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लस इनका जो बिजनेस है वो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस में भी वर्क करता है, जहाँ पर जितनी भी जगहों पे इस तरीके से हाई टेंशन वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन देख लिया या फिर बीईएसएस सिस्टम का केस देख लिया, वहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी तो स्पेशलाइज काइंड ऑफ नीच रखते हैं और इनका इस पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा मोट है। अब कंपनी के बिजनेस की फर्दर डिटेल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर 5% के अराउंड रहा है और कंपनी ने अराउंड 2700 का जो करोड़ का जो रेवेन्यू है वो बुक किया था, जिसके अगेंस्ट कंपनी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 3800 करोड़ की है। अब कंपनी के अदर फाइनेंशियल डिटेल्स को आप चेक करो तो ये कंपनी एक मिड साइज कंपनी है, अराउंड 39,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और लास्ट 1 ईयर में कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्लैट रही है, बट लास्ट 5 ईयर्स में 1000% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप कंपनी के अदर फैक्टर्स चेक करो लाइक पीई रेशियो, तो कंपनी का जो करंट पीई रेशियो है वो 50 का है और सेक्टर पीई के कंपैरिजन में एक हायर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। 19 एनालिस्ट कंपनी को कवर करते हैं, जिसमें 63% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग देते हैं, 31% एनालिस्ट होल्ड की रेटिंग देते हैं और केवल 5% एनालिस्ट इसमें सेल की रेटिंग देते हैं। एबिटा मार्जिन्स के अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्शंस देखोगे तो यहाँ पर मीन और हाई और लो केस तीनों ही केसेस में यहाँ से आपको एबिटा के केस में यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिल रहा है और इवन नेट इनकम के केस में तीनों ही लो और हाई और मीडियन केस में आपको यहाँ से एक अपसाइड प्रोडिक्ट किया जा रहा है। बात करो कंपनी के स्टॉक प्राइस के केस में तो यहाँ पर कंपनी के लो केस में यहाँ से कंपनी का स्टॉक प्राइस फॉल हो सकता है और हाई और मीन के केस में यहाँ से एक अपसाइड है। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% की रही है लास्ट 1 ईयर में और नेट इनकम 19% से ग्रो हुई है। अदर देन दिस, अगर आप ईयर ईयर बेसिस पे जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी कंसिस्टेंट रही है, या ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी के जो मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंट रहे हैं और रेवेन्यू ग्रोथ भी रही है, प्लस नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को क्वार्टरली बेसिस पे चेक करो तो इसमें भी आपको मार्च 2025 के क्वार्टर में वहाँ के बाद से एक रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला था, पर वापस से कंपनी अपने जो रेवेन्यू है उनको मैनेज कर रही है और कंपनी के रेवेन्यू है वो हमें इंक्रीजिंग फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो ये कंपनी प्रोमोटर्स में 35% की होल्डिंग रखते हैं। अगर अदर देन दिस, अगर आप कंपनी एफआईआईज की होल्डिंग देखोगे तो उनकी होल्डिंग 25% की है। डीआईज ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग को कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, जहां दिसंबर 2025 के क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 20% की थी और एक साल के अंदर अंदर ये जो होल्डिंग है वो 6% से बढ़ गई है। और वहीं पर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली इस पूरी कंपनी में वो कम हुई है। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस ऑन दिस बीईएसएस सेक्टर और जो कंपनी इस पूरे सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपको क्या लगता है कि इन सारी कंपनीज में से किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर इन कंपनीज के अलावा कोई और कंपनी इस सेक्टर में एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।